हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 1 अक्टूबर 2025 और आज हम लोग 1 अक्टूबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 3 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 4 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसके अलावा इसी दिन विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। यानी 1 अक्टूबर को 3 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, एक इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और एक इंटरनेशनल वेजिटेरियन डे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है मोइन अली, दूसरा ऑप्शन है जिमी ओवरटन, तीसरा ऑप्शन है वेन स्टोक्स, चौथा ऑप्शन है क्रिस वॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस वॉक्स। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ये इंग्लैंड के दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं। दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज। इन्होंने क्रिकेट में 14 वर्ष का योगदान दिया है। 14 वर्ष तक इन्होंने क्रिकेट खेला है और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 217 मैच खेले हैं टोटल। इनकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो 2019 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसमें इंग्लैंड जो जीता था उसमें इनकी भूमिका रही है और 2022 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में भी इनकी अहम भूमिका रही है। अब इनके विकेट देख लेते हैं तो इन्होंने 396 विकेट बनाए हैं और रन देखा जाए तो इनके रन की संख्या जो है टोटल 3705 3705 रन इन्होंने टोटल बनाए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। ये क्रिस वॉक्स की इमेज है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है राजीव वर्मा, दूसरा ऑप्शन है राजीव गौबा, तीसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कणाद दास। तो इसका राइट आंसर होगा राजीव वर्मा। इनको अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब ये 1952 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 1992 बैच के। एक अक्टूबर 2025 से दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। यानी ये अपना पदभार जो है 1 अक्टूबर 2025 से संभालेंगे, यानी आज से। और ये धर्मेंद्र का स्थान लेंगे और इन जो धर्मेंद्र थे उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक था।
अब जो राजीव वर्मा हैं वो चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में, और इससे पहले ये दिल्ली में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान, पहला ऑप्शन है एसीसी और यूएन, दूसरा ऑप्शन है बीसीसीआई और यूएनएससी, तीसरा ऑप्शन है आईओसी और अंकटड, चौथा ऑप्शन है आईसीसी और यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आईसीसी और यूनिसेफ, इनने मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। अब इसका शुरुआत कब हुआ है? तो शुरुआत जो हुआ है अभी जो 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान। वर्ल्ड कप के दौरान बच्चों के अधिकारों के लिए बेसिकली ये अभियान लॉन्च किया गया है, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। यह अभियान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, सुरक्षित जल, स्वच्छता, हिंसा से सुरक्षा और खेलने के अवसर जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। आयुष्मान खुराना और स्मृति मंदाना इसके प्रमुख एम्बेसडर हैं। यह इम्पोर्टेंट है, इसके एम्बेसडर आयुष्मान खुराना और स्मृति मंदाना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है पूर्वांचल, तीसरा ऑप्शन है ओखला, चौथा ऑप्शन है सीमांचल। तो इसका राइट आंसर होगा ओखला। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ओखला में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा, यानी इसका उद्घाटन जो है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और जीका के वित्त पोषण से निर्मित यह परियोजना 40 एकड़ में फैली है। इसका वित्त पोषण जो होगा यानी पैसा इसमें जो लगाया जाएगा वो जीका के द्वारा लगाया जाएगा, और ये 40 एकड़ में फैली है ये परियोजना। ठीक, इसकी कुल लागत जो आएगी 1161 करोड़ आएगी। यह संयंत्र दक्षिण दिल्ली के 40 लाख निवासियों को सेवा प्रदान करेगा और विद्युत उत्पादन तथा सीवेज उपचार के बाद ए श्रेणी का कीचड़ निकालने में सक्षम है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, नामांकित किया गया है? पहला ऑप्शन है इम्तियाज़ अली, दूसरा ऑप्शन है दिलजीत दोसांझ, तीसरा ऑप्शन है वीरदास, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा दिलजीत दोसांझ। ये पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ। इनको इनकी नेटफ्लिक्स की जो बायोपिक है अमर सिंह चमकीला में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो इनकी बायोपिक्स का नाम क्या है? अमर सिंह चमकीला।
इस फिल्म को टीवी मूवी मिनी सीरीज श्रेणी में भी नामांकन मिला है, जिससे यह 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में भारत की एकमात्र प्रविष्टि बन गई है। ये 53rd अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में भारत की एकमात्र प्रविष्टि बन गई है। अभी अमर सिंह चमकीला जो हैं ये प्रतिष्ठित पंजाबी लोक गायक हैं, ठीक है। उन्हीं की ये कहानी है, इसी पे ये मूवी बनी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है शिरीष चंद्र मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है एम राजेश्वर राय, तीसरा ऑप्शन है दीपक कुमार, चौथा ऑप्शन है अजय कुमार चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा शिरीष चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, ठीक है। कुछ फैक्ट इसके बारे में हम लोग देखेंगे। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का डेप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। डेप्टी गवर्नर के रूप में उनकी भूमिका में मौद्रिक नीति, वित्त बाजार विनियमन, बैंकिंग पर्यवेक्षण और अन्य नियामक कार्यों जैसे क्षेत्रों की देखभाल शामिल होगी। वर्तमान में आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत मुर्मू राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, यानी वर्तमान समय में ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं, ठीक है। और ये राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, इनका स्थान लेंगे। अब आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, देखेंगे हम लोग। डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्ष का होता है। और कुछ मामलों में इसे 2 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्म लेने वाला पहला वयस्क चीता बना है। पहला ऑप्शन है जैनी, दूसरा ऑप्शन है मोखी, तीसरा ऑप्शन है चेतक, चौथा ऑप्शन है गंडक। तो इसका राइट आंसर होगा मोखी, यानी कि अभी कूनो नेशनल पार्क में जन्मा पहला वयस्क चीता कौन बना है? मुखी चीता, ठीक है। यह मादा चीता है, फीमेल। ये 915 दिन की हो जाएगी, इसका टाइम पीरियड ये 915 दिन का हो जाएगा। जो भारत के चीता पुनरुत्थान कार्यक्रम में जन्मा वयस्कता तक का पहला सफल संक्रमण होगा, ठीक है। 17 सितंबर 2022 को शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य 70 से अधिक वर्षों के विलुप्ति के बाद चीतों को भारत में पुनः स्थापित करना है, यानी कि प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को चलाया गया था। और उसका उद्देश्य ये है कि 70 से अधिक वर्षों से हमारे भारत देश में जो विलुप्त चीते हैं उनको फिर से पुनः स्थापित करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ सीमा पार रेल परियोजनाओं की घोषणा की है? यानी भारत ने अभी किस देश के साथ सीमा पार रेल परियोजनाओं की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा भूटान, ठीक है। यानी भूटान और भारत मिलके रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसकी टोटल लागत जो आएगी 4033 करोड़ आएगी।
इसमें जो पहली रेल लिंक परियोजना है वो कोकराझार से गेलेफू तक जाएगी। कोकराझार असम में है, कोकराझार से गेलेफू तक जाएगी, गेलेफू भूटान में है। और दूसरी जो रेल लिंक परियोजना है वो बनारहाट से समत्से तक जाएगी, बनारहाट से समत्से तक। बनारहाट वेस्ट बंगाल में है और समत्से भूटान में है। केंद्रीय रेल मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने इन परियोजनाओं की घोषणा की जो भूटान के महत्वपूर्ण शहरों गेलेफू और समत्से को कोकराझार यानी असम और बनारहाट यानी पश्चिम बंगाल से निकलने वाले रेल मार्गों से जोड़ेगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। वही है ये सब जो हमने बताया आप लोगों को। भारत और भूटान ने 2 सीमा पार रेल परियोजनाओं की घोषणा की है। ठीक है, भारत और भूटान 4033 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2 सीमा पार रेल लिंक विकसित करने पर सहमत हुए। यानी कि टोटल कॉस्ट जो आएगी इस प्रोजेक्ट की वो 4033 करोड़ आएगी। और ये कोकराझार गेलेफू और बनारहाट समत्से को जोड़ेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं की घोषणा की जो भूटान के महत्वपूर्ण शहर गेलेफू और समत्से को कोकराझार यानी असम और बनारहाट यानी वेस्ट बंगाल से निकलने वाले रेल मार्गों से जोड़ेगी। चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMS जॉर्जिया किसकी आत्मकथा है जिसकी प्रस्तावना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है? पहला ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी, दूसरा ऑप्शन है कीर स्टारमर, तीसरा ऑप्शन है क्लाउडिया सिनबॉम, चौथा ऑप्शन है नेतुम्बो नंदी नेतन्वा। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्जिया मेलोनी। यानी कि जो IMS जॉर्जिया है वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा है। ठीक, ऑटोबायोग्राफी। कुछ फैक्ट इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी, यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। ठीक है, प्रियम्बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा IMS जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी। इस पुस्तक के भारतीय संस्करण का शीर्षक IMS जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स होगा। यह मोदी द्वारा लिखी गई तीसरी प्रस्तावना है। इससे पहले भी मोदी जी ने 2 प्रस्तावनाएं लिखा है, जिनमें पहली जो आनंदीबेन पटेल की पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी 2014 में, और जो दूसरी जो प्रस्तावना लिखी थी वो हेमा मालिनी लिखी थी 2017 में। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और हेमा मालिनी जो हैं वो भाजपा सांसद हैं। तो ये रहा हमारा आज का करेंट अफेयर्स। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप वहां से जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।